नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एआई ज्ञान लैब। आज हम इस पीडीएफ के सभी स्लाइड्स को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। कृपया अंत तक जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जी, सभी साथियों का स्वागत है इस नए सत्र में। तो आज के इस डीप डाइव का जो मुख्य मिशन है वो है 2 मार्च 2026 के दैनिक करंट अफेयर्स का एक विस्तृत और परीक्षा उन्मुख विश्लेषण करना। बिल्कुल, हम केवल ऊपर-ऊपर से जानकारी नहीं लेंगे, बल्कि गहराई से हर विषय को समझेंगे। सही कहा। तो चलिए पहली परिचयात्मक स्लाइड से शुरुआत करते हैं। इस स्लाइड पर हेडिंग है डेली करंट अफेयर्स 2 मार्च 2026 बाय एआई ज्ञान लैब। हम्म, इसमें नीचे लिखा है कि यह यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए उपयोगी है। गंभीरता से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पीडीएफ और मॉक टेस्ट ऐप पर फ्री उपलब्ध हैं। और यहाँ बैकग्राउंड में एक कैलेंडर और एक पिन किए हुए नोट का चित्र भी बना हुआ है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए साथियों, नियमित करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की एक मजबूत नींव बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जहां आपको सीधे तथ्य याद रखने होते हैं, वहीं मुख्य परीक्षा के लिए यही दैनिक घटनाएं आपके विश्लेषणात्मक उत्तरों का आधार बनती हैं। इसलिए हर दिन के डेटा को समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही बात है। तो चलिए अपनी दूसरी स्लाइड पर चलते हैं, जो है मणिपुर हिंसा जांच आयोग के बारे में। जी, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। हाँ, स्लाइड पर लिखा है कि इसके नए अध्यक्ष जस्टिस बलबीर सिंह चौहान बने हैं, जो 1 मार्च से कार्यभार संभालेंगे। पूर्व अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। इस आयोग का गठन 4 जून 2023 को हुआ था और इसका कारण मैते और कुकी संघर्ष बताया गया है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था और अब नए सीएम खेमचंद सिंह हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक समिति भी है जिसका नाम जस्टिस गीता मित्तल समिति है। साथ ही यहाँ एक फ्लो चार्ट बना है जो इन सभी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से दिखा रहा है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान और आंतरिक सुरक्षा यानी जीएस पेपर 2 और 3 के नजरिए से ये विषय बहुत अहम है। जी, हमारे संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र को यह जिम्मेदारी देता है कि वो राज्य की आंतरिक अशांति से रक्षा करे। जब वहां का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया, तब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जो कि अभी हाल ही में खत्म हुआ है। बिल्कुल। और जहां तक इस आयोग की बात है, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत बना है। ये कोई साधारण समिति नहीं है, बल्कि इसका वैधानिक आधार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस गीता मित्तल समिति का काम जांच करना नहीं, बल्कि पुनर्वास पर ध्यान देना है। इन दोनों का अंतर समझना जरूरी है। बहुत खूब। और स्लाइड में एक एमसीक्यू भी दिया है जिसका सही उत्तर विकल्प बी है, और साथ ही एक अभ्यास प्रश्न भी है जिसे विद्यार्थी खुद हल कर सकते हैं। हाँ, अभ्यास प्रश्नों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए अब तीसरी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये खेल जगत से है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 जो इसका 91वां संस्करण है। ये तो काफी ऐतिहासिक रहा इस बार। बिल्कुल। इसमें लिखा है कि विजेता जम्मू कश्मीर है, जो पहली बार जीता है। उपविजेता कर्नाटक की टीम रही। कैप्टन के नामों का जिक्र है और प्लेयर ऑफ द सीरीज आकिब नबी को चुना गया है। फाइनल मैच के स्थान के साथ साथ इसकी शुरुआत 1934 में होने का इतिहास भी लिखा है। और स्लाइड के बीच में रणजी ट्रॉफी का एक बहुत ही शानदार चित्र बना हुआ है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जम्मू कश्मीर का पहली बार ये खिताब जीतना केवल एक खेल समाचार नहीं है। तो इसका और क्या महत्व है? ये क्षेत्रीय विकास और घाटी में युवाओं की बढ़ती सकारात्मक भागीदारी का प्रतीक है। जो साथी एसएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रथम बार होने वाली घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ, अक्सर ऐसे सवाल सीधे पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल। आपको आकिब बनी का नाम और ये 91वां संस्करण था, ये डेटा प्रीलिम्स के लिए अच्छे से याद रखना चाहिए। एकदम सही। और इस स्लाइड का एमसीक्यू उत्तर विकल्प सी है। अभ्यास प्रश्न भी दिया गया है। अब चौथी स्लाइड देखते हैं जो प्रोफेसर टी.के. ओमन के निधन से जुड़ी है। जी, ये समाजशास्त्र के बहुत बड़े नाम थे। स्लाइड में इनका परिचय दिया है। प्रख्यात समाजशास्त्री, जेएनयू प्रोफेसर, जन्म केरल में और आयु 88 वर्ष। इनके योगदान में लिखा है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, और इन्होंने 20 से ज्यादा किताबें लिखी। अंतर्राष्ट्रीय पद में ये आईएसए के 12वें अध्यक्ष रहे और इन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ प्रोफेसर ओमन का एक सुंदर रेखा चित्र है और नीचे क्रेजी जीक ट्रिक ऐप का एक विज्ञापन भी है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्रोफेसर ओमन का आधुनिक भारतीय समाजशास्त्र में योगदान अतुलनीय है। जो विद्यार्थी
यूपीएससी में सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले रहे हैं या फिर GS1 के भारतीय समाज के हिस्से की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इनके विचार बहुत प्रासंगिक हैं। मतलब मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पावर और एकेडमिक जगत में हमारी पकड़ को दर्शाता है। ये तथ्य प्रीलिम्स में सीधे पूछा जा सकता है। बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया आपने। इस स्लाइड के MCQ का उत्तर विकल्प बी है। चलिए अब 5वीं स्लाइड पर आते हैं। ये सिक्किम के पेंगयांग हवाई अड्डे के नए नामकरण पर है। ये आधुनिक इतिहास को भूगोल से जोड़ने वाला विषय है। हाँ, नया नाम है त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट। इसकी घोषणा CM प्रेम सिंह तमंग ने की है। लोकेशन भी दी गई है। अब इसमें बताया गया है कि त्रिलोचन पोखरेल कौन थे। इन्हें गांधी पोखरेल कहा जाता था। असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका थी और 2018 में इन्हें मरणोपरांत सम्मान मिला था। स्लाइड पर सिक्किम का नक्शा है और उसमें एयरपोर्ट की लोकेशन को एक लाल पिन से दर्शाया गया है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इतिहास की किताबों में अक्सर पूर्वोत्तर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान पीछे छूट जाता है। ये बात करें, मुख्य धारा में इनकी चर्चा कम ही होती है। लेकिन त्रिलोचन पोखरेल, जिन्हें गांधी पोखरेल भी कहा जाता था, ये साबित करते हैं कि गांधीवादी विचारों का प्रभाव सुदूर हिमालयी राज्यों तक था। GS1 में जब गुमनाम नायकों पर सवाल आए तो आप इस उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैप पर लोकेशन तो प्रीलिम्स के लिए जरूरी है ही। जी, इस स्लाइड का MCQ उत्तर विकल्प बी है। अब आते हैं 6ठी स्लाइड पर, जो 2 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में है। शून्य भेदभाव दिवस और विश्व समुद्री घास दिवस। पर्यावरण और मानवाधिकार दोनों का संगम है इसमें। बिल्कुल, दोनों दिवस 1 मार्च को मनाए जाते हैं। स्लाइड में इनके उद्देश्य, महत्व, शुरुआत और इस बार की थीम पीपल फर्स्ट लिखी गई है। विजुअल्स की बात करें तो एक तरफ न्याय का तराजू बना है और दूसरी तरफ समुद्री घास के बीच तैरते एक कछुए का बहुत प्यारा चित्र है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इन दोनों दिवस को हमें सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG से जोड़कर देखना चाहिए। वो कैसे? देखिए, शून्य भेदभाव दिवस सीधे SDG 10 से जुड़ता है, जो असमानताओं को कम करने की बात करता है। वहीं विश्व समुद्री घास दिवस SDG 14 यानी जल के नीचे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्री घास पूरे मरीन इकोसिस्टम के लिए ऑक्सीजन और आश्रय का काम करती है। ये पर्यावरण के पर्चे के लिए बहुत अहम डेटा है। बेहतरीन। इसका MCQ उत्तर विकल्प सी है। अब 7वीं स्लाइड पर चलते हैं। 0 प्राइज पर्यावरण के क्षेत्र में। यह एक बहुत ही नया और दिलचस्प नवाचार है। स्लाइड में लिखा है कि ये एक रिजल्ट बेस्ड इनोवेशन अवार्ड है। इसका फंड 5 करोड़ रुपए का है। ये किसे मिलेगा और प्रदानकर्ता संस्था स्कूल ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस का नाम भी दिया है। यहाँ एक चित्र है जिसमें 0 प्राइज की एक थैली है और 3 श्रेणियों वायु, जल और भूमि प्रदूषण को 3 तीरों से दिखाया गया है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरे विषय में सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड है परिणाम आधारित नवाचार। इसका मतलब केवल अच्छे आइडिया पर इनाम नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही पकड़े। इसका मतलब है कि आपको इनाम तब मिलेगा जब आपका नवाचार जमीनी स्तर पर असल में प्रदूषण को कम करे। GS3 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हम जो नीतियां लिखते हैं, उनमें हमें ऐसे निजी और संस्थागत प्रयासों का उदाहरण देना चाहिए कि कैसे नवाचार पर्यावरण संरक्षण में मदद कर सकता है। ये मुख्य परीक्षा में उत्तर को काफी वजनदार बनाएगा। इसका MCQ उत्तर विकल्प सी है। साथियों, अब 8वीं स्लाइड देखते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV टीकाकरण प्रोग्राम। ये स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बहुत बड़ी खबर है। जी, इसे PM मोदी द्वारा अजमेर से लॉन्च किया गया है। बीमारी का नाम सर्वाइकल कैंसर और कारण HPV वायरस लिखा है। इसका टारगेट 14 वर्ष की बालिकाएं हैं। वैक्सीन का नाम गार्डासेल 4 है। नोडल मिशन NHM है और कुछ आंकड़े दिए हैं कि इसके 1.5 लाख से ज्यादा मामले आते हैं। यहाँ एक सिरिंज का चित्र है और ये जो डराने वाले आंकड़े हैं, इन्हें लाल रंग से हाईलाइट किया गया है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार और निवारक स्वास्थ्य देखभाल यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के नजरिए से ये बहुत बड़ी सरकारी योजना है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब बीमारी होने से पहले ही रोक देना। जी हाँ, सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों को इस वैक्सीन से रोका जा सकता है। ये न केवल महिलाओं का जीवन बचाता है, बल्कि परिवारों को भारी मेडिकल खर्चे से भी बचाता है। GS2 के स्वास्थ्य नीतियों वाले हिस्से में आपको इस योजना का और गार्डासिल 4 का नाम जरूर याद रखना चाहिए। एकदम साफ हो गया। इसका MCQ उत्तर विकल्प सी है।
अब 9वीं स्लाइड है भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन। पूर्वोत्तर भारत में स्टार्टअप्स को लेकर ये एक अच्छी पहल है। ये त्रिपुरा में लॉन्च हुआ है। उद्घाटनकर्ता और इसके उद्देश्यों का जिक्र है। इसका जुड़ाव नीति आयोग के AIM 2.0 से है और इसमें TNES के कार्य के बारे में बताया गया है। विजुअल के रूप में यहाँ एक फ्लो चार्ट है जो मिशन के काम करने के तरीके को समझा रहा है और साथ ही एक चमकते हुए बल्ब का चित्र है जो आइडिया का प्रतीक है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भारत में इनोवेशन इकोसिस्टम को हमेशा बड़े शहरों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन त्रिपुरा का ये राज्य नवाचार मिशन इसे विकेंद्रीकृत कर रहा है। यानी अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी मौके बनेंगे। बिल्कुल। जब आप GS3 में आर्थिक विकास और रोजगार पर उत्तर लिखें तो TNEST और नीति आयोग के इस साझा प्रयास का जिक्र जरूर करें। ये बताता है कि कैसे स्थानीय स्तर पर युवाओं को उद्यमिता से जोड़ा जा रहा है। बहुत ही शानदार पॉइंट है। इसका MCQ उत्तर विकल्प B है। चलिए अब 10वीं स्लाइड, संसद में नया बीज विधेयक 2026। कृषि क्षेत्र का ये बहुत बड़ा कानूनी सुधार है। हाँ, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे पेश किया है। इसमें पुरानी प्रणाली यानी सीड्स एक्ट 1966 और 1983 की तुलना नए बदलावों से की गई है। नए बदलावों में पंजीकरण अनिवार्य है, जुर्माना लगेगा और QR कोड होगा। यहाँ एक छोटे से हरे पौधे का चित्र बना हुआ है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भारतीय कृषि में उत्पादकता कम होने का एक बड़ा कारण नकली और अमानक बीज रहे हैं, जो किसानों का बहुत नुकसान करते हैं। एकदम सही। अब इस नए विधेयक में जो QR कोड की बात है वो पूरी सप्लाई चेन में पारदर्शिता लाएगा। अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और भारी जुर्माने का डर नकली बीज माफिया पर रोक लगाएगा। GS3 के कृषि सुधारों के टॉपिक में ये विधेयक एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसका MCQ उत्तर विकल्प B है। 11वीं स्लाइड असम में 3 अंतर्देशीय जल मार्ग परियोजनाओं के बारे में है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स के नजरिए से ये बहुत अहम है। इसे सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। सदिया से धुबरी तक 3 परियोजनाएं हैं, बोगीबील, धुबरी और डिब्रूगढ़ में। यहाँ एक लंगर का चित्र है और नदी की लहरों को रेखाओं के रूप में दर्शाया गया है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड यानी सीमा पार व्यापार बहुत जरूरी है। और जलमार्ग इसमें कैसे मदद करता है? जल मार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। बोगीबील और धुबरी में बन रहे नए टर्मिनल्स भारत और बांग्लादेश के बीच लॉजिस्टिक्स की लागत को काफी कम कर देंगे। यह हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही रणनीतिक हिस्सा है जिसे आपको GS3 में बुनियादी ढांचे के तहत कवर करना है। जी, इसका MCQ उत्तर भी विकल्प B है। अब हमारी 12वीं स्लाइड है क्विक रिवीजन, जिसमें हम पिछले दिन का करंट अफेयर्स दोहराएंगे। यह विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद सेक्शन है। इसमें कल के सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। खेलो इंडिया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम, ऑपरेशन क्रैकडाउन, प्रचंड हेलीकॉप्टर, कुल बिजली क्षमता जो 5200 गीगावाट हो गई है, कलारी लीप अभ्यास, जल महोत्सव, CBDC फूड सब्सिडी, डिजिलॉकर समिति जिसके अध्यक्ष अजय साहनी बने और PM मोदी को इजराइली सम्मान। इन सभी तथ्यों के बगल में एक बिजली के निशान वाला ग्राफिक बना है जो तेजी या क्विक को दर्शाता है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। साथियों, इस तरह के त्वरित दोहराव या क्विक रिकॉल का बहुत बड़ा महत्व है। क्या ये याद रखने में मदद करता है? बिल्कुल। इसे स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। प्रीलिम्स में आपको चीजों को पहचानना होता है और बार बार इस तरह की रिवीजन से तथ्य आपके दिमाग में छप जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब 13वीं स्लाइड पर आते हैं। इसमें कल के प्रश्नों के उत्तर हैं पंडित बिरजू महाराज, BR अम्बेडकर और दंती वर्मन। और आज के 3 प्रश्न दिए गए हैं। गलातिया बेरा कहाँ है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ हुआ और ICC अंडर 19 किसने जीता। यहाँ सही के निशान और प्रश्न चिन्ह के ग्राफिक्स बने हुए हैं। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि वो इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसे सक्रिय अभ्यास या एक्टिव प्रैक्टिस कहते हैं। जब आप खुद किसी जानकारी को लिखते हैं तो उसे भूलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो सभी साथी कमेंट जरूर करें। अब हम अपनी अंतिम 14वीं स्लाइड पर आ गए हैं। इसमें एक संदेश लिखा है, दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है और रोज 15 मिनट के करंट अफेयर्स का महत्व बताया है। यहाँ एक लाइक का अंगूठा और टेलीग्राम का आइकन बना हुआ है। अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
किसी भी परीक्षा की तैयारी में सबसे बड़ी कुंजी है निरंतरता। कंसिस्टेंसी। हाँ, एक दिन में 10 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि आप रोज इस तरह के सटीक और विश्लेषणात्मक डीप डाइव को 15 मिनट दें। यही निरंतरता एक साधारण विद्यार्थी को टॉपर बनाती है। क्या बात है, बहुत ही प्रेरक। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने जो भी नीतियां देखी, चाहे वो नया बीज विधेयक हो या जीरो प्राइस का नवाचार, आप खुद सोचिए कि ये सब मिलकर भविष्य के भारत की मजबूत नींव कैसे रख रहे हैं। इस पर स्वयं मनन करें। ये था आज का पूरा विश्लेषण। अगर आपको ये ऑडियो उपयोगी लगा हो तो AI ज्ञान लैब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।